सभी को नमस्कार। आज हम निर्देशन पद्धति अर्थात सैम्पलिंग मेथड पर चर्चा करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग विधि या निर्देशन विधि जो है सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की आधारशिला है। किसी भी प्रकार का अनुसंधान करने के पूर्व अनुसंधानकर्ता को यह तय करना होता है कि वह समूह के सभी वर्गों या सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों को इकट्ठा करेगा या उनमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर फिर उसका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। एक तो होता है संगणना विधि, दूसरा होता है सैम्पलिंग विधि। अब आज हम सैम्पलिंग विधि क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन हेतु प्रतिनिधि के रूप में चुनना सैम्पलिंग कहलाता है या निर्देशन कहलाता है। निर्देशन का प्रयोग अति प्राचीन समय से होता आ रहा है। दैनिक जीवन में भी हम इस निर्देशन विधि का उपयोग करते हैं। गृहिणी चावल पके हैं या नहीं इसे जानने के लिए कुछ चावलों का ही परीक्षण करके देखती हैं। इसी प्रकार हम गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां खरीदते समय मुट्ठी भर दाने लेकर उसकी जांच कर लेते हैं। आम खरीदते समय टोकरी में से एक या दो आम चखकर आमों के बारे में निर्णय कर लेते हैं। इन सभी निष्कर्षों को सारे ढेर पर लागू करते हैं और इस प्रकार निर्देशन का प्रयोग दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। स्टीफन का मत है कि नियमित जनगणनाओं का आयोजन करने के पूर्व सदैव ही निर्देशन का प्रयोग किया जाता रहा है। 19 दशक में या सन 1900 में से पूर्व सामाजिक अनुसंधान में भी निर्देशन का प्रयोग बहुत कम हुआ है। बाउले ने लंदन में सर्वप्रथम घरों का अध्ययन करने के लिए देव निर्देशन पद्धति का उपयोग किया था। आज तो अनुसंधान एक सर्वेक्षण में निर्देशन का प्रयोग एक आवश्यक चरण बन गया है। अब जब निर्देशन विधि यह है कि समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनना ही कहलाता है निर्देशन, तो इस निर्देशन की जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे गुडे और हार्ट के अनुसार एक निर्देशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक वृहत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है। वी यंग कहते हैं कि एक सांख्यिकीय निर्देशन समूह संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिसमें से निर्देशन लिया गया है। और फिर बोगार्ट्स कहते हैं निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन करना है। सिम्पसन तथा काफ्सा के अनुसार एक निर्देशन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। और इसी प्रकार सिनपायो यांग ने कहा है कि एक सांख्यिक निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि का अंश है। इस प्रकार इन डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्देशन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। प्रतिनिधि इकाइयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समस्त समग्र अथवा समूह पर लागू किया जा सकता है। अब जो सैम्पलिंग में थोड़ी छोटी छोटी इकाइयों को बहुत बड़े समूह के प्रतिनिधित्व के रूप में हम कैसे मान लें, इसके लिए हमें कुछ मूल आधार निश्चित करने होते हैं। जैसा कि पहला इसका आधार होता है समग्र में
सजातीयता मतलब होमोजिनिटी ऑफ यूनिवर्स होना चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना भी होना चाहिए। तीसरा, उचित परिशुद्धता होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। अच्छा, एक श्रेष्ठ सैम्पलिंग की आवश्यक कौन कौन सी विशेषताएं होगी? तो एक श्रेष्ठ सैंपल हम उसी कह सकते हैं जिसमें समग्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो, उसका पर्याप्त आकार हो, उसमें निष्पक्षता हो, साधनों के अनुरूप हो, उद्देश्यों के अनुरूप हो, सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित हो, व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित हो, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समग्र का निर्धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। फिर निर्देशन की इकाई का निर्धारण होना चाहिए, और फिर है कि स्रोत सूची का ज्ञान होना चाहिए, निर्देशन का आकार निर्धारित होना चाहिए। फिर निर्देशन पद्धति का चुनाव करके हम उसमें क्या कर सकते हैं? निर्देशन प्रणाली का चुनाव कर सकते हैं। मतलब उसमें कौन कौन सी विशेषता कौन सी है? समग्र का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त आकार, निष्पक्षता, साधनों का अनुरूप और उद्देश्यों के अनुरूप हो, सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित हो, व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित हो, स्वतंत्रता हो उसमें। और इसके बाद हमने कहा कि निर्देशन के चुनाव की विधि क्या होनी चाहिए? एक तो समग्र का निर्धारण कर ले, ऐसा होना चाहिए। या दूसरा हमने कहा निर्देशन की इकाई का निर्धारण करना चाहिए हमें। फिर तीसरा हमने देखा स्रोत सूची बना लेना चाहिए। फिर निर्देशन का आकार निर्धारित कर देना चाहिए। फिर निर्देशन की पद्धति का चुनाव करना चाहिए। इस स्टेप के आधार पर निर्देशन का चुनाव करना चाहिए। ठीक है। समग्र का निर्धारण में क्या होगा? जिस समूह या क्षेत्र का हम निर्देशन के लिए चुनाव कर रहे हैं उसे समग्र कहते हैं। और सैंपलिंग निकालने का सर्वप्रथम चरण है कि समग्र को तय करना। समग्र दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित समग्र की इकाइयों की संख्या जो है संख्या और गांव नगर की जनसंख्या भौगोलिक सीमा होती है। और इसी तरह निर्देशन इकाई का निर्धारण हम कैसे करेंगे? समग्र के निर्धारण के बाद दूसरा चरण होता है निर्देशन इकाइयों को तय करना। हमें ये तय करना होता है कि निर्देशन इकाइयाँ क्या होगी। यह परिवार का व्यक्ति, संस्था, परिवार, समूह, व्यवसाय, निवास क्षेत्र आदि कुछ भी हो सकता है। और निर्देशन की इकाइयाँ हम सामान्य देखें तो 4 प्रकार की होती है। एक तो भौगोलिक इकाई हो सकती है, भवन संबंधी इकाई हो सकती है, समूह संबंधी इकाई हो सकती है, व्यक्तिगत इकाई हो सकती है। स्रोत भी हमें देख लेना चाहिए। वह सूची जिससे समग्र की समस्त इकाइयों के नाम होते हैं उसे हम स्रोत सूची कहते हैं। यह स्रोत सूची तैयार भी मिल जाती है और हमें तैयार भी करनी होती है। इसी प्रकार निर्देशन का आकार निश्चित करना होता है। निर्देशन प्रक्रिया का चौथा चरण क्या होता है कि निर्देशन का आकार निर्धारित करना। निर्देशन का आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरन समग्र संख्या एवं प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। निर्देशन का आकार की परिशुद्धता की मात्रा, समय, लागत तथा संगठन से सीधा संबंध होता है। निर्देशन का आकार क्या हो ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि समग्र की साजिदता एवं निशानता, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की विधि, वर्गों की संख्या, समय, धन, उपलब्धि, परिशुद्धता की मात्रा, विश्वसनीयता आदि बातों पर निर्भर करता है। फिर निर्देशन पद्धति का चुनाव। निर्देशन प्रक्रिया का अंतिम चरण ये होता है निर्देशन निकालने की कौन सी विधि का हम चयन करेंगे। निर्देशन पद्धति का चुनाव का अध्ययन समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय, कार्यकर्ताओं की उपलब्धि एवं साधनों पर
निर्भर करता है। निर्देशन पद्धति ऐसी हो जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सके तथा निर्देशन निकलने के में कोई भी पक्षपात नहीं हो। इसमें समस्त विधियां जैसे देव निर्देशन विधि, सविचार निर्देशन विधि और दृष्टांश निर्देशन विधि, इसमें से कुछ भी हम चुन सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कि निर्देशन प्रणाली के कौन कौन से गुण होते हैं और निर्देशन प्रणाली से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम इसका उपयोग करें। तो निर्देशन प्रणाली का उपयोग करने से समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, गहन अध्ययन में भी हमें फ़ायदा मिलता है। क्या होता है, संगणना विधि के क्षेत्र में विस्तृत इकाइयाँ बिखरी हुई होती है और उसमें मोटी मोटी बातें ही जान सकते हैं। निर्देशन में क्या होता है, अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इससे हमें सूक्ष्म, विस्तृत और गहन जानकारी भी मिल जाती है। परिणामों की परिशुद्धता होती है, तथ्यों का पुनः परीक्षण भी किया जा सकता है, हमें प्रशासनिक सुविधाएं भी मिल जाती है, निर्देशन की अनिवार्यता भी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं निर्देशन हम किस प्रकार कर सकते हैं या निर्देशन के प्रकार क्या होते हैं। विभिन्न सांख्यविदों ने तथा सामाजिक वैज्ञानिकों ने निर्देशन के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया। हम अपने अध्ययन में निर्देशन का चयन किस प्रकार करेंगे, यह समग्र की प्रकृति, समय, धन, श्रम और अनुभव की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करता है। निर्देशन का चुनाव, पद्धतियाँ और प्रकार में देव निर्देशन, सविचार निर्देशन, वर्गीकृत निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन, क्षेत्रीय निर्देशन, सुविधाजनक निर्देशन, स्वयं निर्वाचित निर्देशन आदि प्रमुख हैं। फिर जोहादा और गुडे एवं हॉट आदि विद्वानों ने निर्देशन को उनके चुने जाने के ढंग के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया। एक तो संभावित निर्देशन और दूसरा असंभावित निर्देशन। इन दोनों ही प्रकारों को पुनः कई उपभागों में बांटा है, जिसे मैं तुम्हें शॉर्ट में अभी बताती हूँ और इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। संभावित निर्देशन या जिसे हम देव निर्देशन भी कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें साधारण देव निर्देशन, इसकी विधियाँ होती है लॉटरी विधि, दूसरी होती कार्ड या टिकट विधि और तीसरी होता है टिपेट विधि और चौथी है ग्रिड विधि। और सीमित देव निर्देशन की विधियाँ हैं नियमित संकलन या नियमित अंकन विधि और स्तरित या वर्गीकृत निर्देशन। तीसरा जो अन्य निर्देशन विधियाँ हैं, उसकी जो विभिन्न विधियाँ हैं उसमें क्षेत्रीय निर्देशन आता है, पुनरावृत्ति निर्देशन आता है, बहुस्तरीय निर्देशन आता है, अनियमित अंकन विधियाँ आती हैं। दूसरी जो निर्देशन की विधि है वह है असंभावित निर्देशन की विधि। इसमें उद्देश्यपूर्ण या सविचार निर्देशन आता है, सुविधाजनक निर्देशन आता है, स्वयं द्वारा चयनित निर्देशन आता है और निर्दिष्टांश या असंभव्यंश निर्देशन आता है। ठीक है, ये हुआ हमारे सैम्पलिंग विधि। अब इन सैम्पलिंग विधि के जितने भी प्रकार हैं इसके बारे में हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, आया समझ में? आया तो धन्यवाद।